सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली टॉपिक्स वो कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स आपके स्किप हो जाएंगे। टॉपिक्स ऑलमोस्ट मैं सारे कवर करूंगा जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर? और नाबार्ड के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा आपका बैंक है बेसिकली जो हमें पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जितने भी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है ना उसको देखता है। सो बेसिकली मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको बैंक्स के बारे में पढ़कर आना है कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, आपके एलिजिबल बैंक्स कौन कौन से हैं आरबीआई की लिस्ट में। आप सबने क्या पढ़ा? वो सब पढ़ा आपने? क्लास नहीं पढ़ा? किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नहीं पढ़ा भाई? क्यों नहीं पढ़ते हो? एक बात बताओ, जब मैं आपको कोई चीज बोलता हूं तो किसी पर्पस से ही तो बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूं ना तो इट मीन्स वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपको पढ़ने के लिए इसलिए बोल दिया जाता है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको पूरे एक क्लास में लेने की बजाय अगर आप सिंपल सा एक गो थ्रू हो जाएंगे ना, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे उन पॉइंट्स की, उन टॉपिक्स की, तो वो आगे आपको जो मेन टॉपिक्स है उनको समझने में आसानी होगी, इसलिए बोला जाता है। बाकी आप समझते हो कि सब कि पता नहीं सर क्यों बोल रहे हैं। देखो, आपका फायदा है, आपको आपको सिलेक्शन लेना है ना, सो यू हैव टू डू बाय ऑन, आपको भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। स्पून फीडिंग तो कोई भी नहीं प्रोवाइड करा सकता क्लास। एटलीस्ट यू हैव टू डू 20 to 30% कुछ तो अपने आप से करना पड़ेगा। इफ वी आर डूइंग, अगर मैं अपना 100% दूं सपोज, तो आप भी तो उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कीजिएगा। प्लीज क्लास जो भी कहा जाता है उसको प्लीज पढ़ा करो। जैसे मैंने बैंक्स के बारे में कहा था, टाइप्स ऑफ बैंक्स लिखकर आना, तो प्लीज एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन आज मुझे स्टार्ट करना है नाबार्ड, तो नाबार्ड के बारे में मैं चल रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ शुरू। देखिए, नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड नाबार्ड है क्या? देखिए, नाबार्ड ना एक आपका बेसिकली नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक फॉर व्हाट? डेवलपमेंट बैंक फॉर एक्चुअली एग्रीकल्चर एंड द रूरल, ठीक है, रूरल एरियाज के लिए। एक्चुअली होता क्या है, देखिए आपको सिंपल सी मैं अगर शब्दों में बात करूं तो करीब 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से ये कहा जाता है कि 60% हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो रूरल एरिया में है। साथ के साथ हमारे जो 50% है वो कहा जाता है कि वो किसमें लगी हुई है? एग्रीकल्चर में लगी हुई है, ठीक है। और साथ साथ मैं ऐसे शब्दों में कहूं तो ज्यादातर रूरल एरियाज में बैंक्स का पेनिट्रेशन नहीं है। इट मींस बैंक्स की जो जो फैसिलिटीज बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं वो रूरल एरियाज में नहीं है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर है, तो ये मत समझिएगा कि एग्रीकल्चर में जितने भी फार्मर्स है वो सब फार्मर्स खेती ही कर रहे हैं। क्योंकि हमारे 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 समझने में ये हमेशा क्लियर रहता है कि अगर एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो यानी यहाँ पर सारे फार्मर्स एग्रीकल्चर वाले ही हैं। फार्मर्स की अगर बात होती है तो कुछ फार्मर्स ऐसे भी तो होते हैं कि जो एग्रीकल्चर भी करते हैं, साथ के साथ उन्होंने कुछ ऐसी स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी स्टार्ट किए होते हैं, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स, हाँ, विलेज में रहने वाले भी होंगे, ठीक है। यस कीरत, विलेज में रहने वाले भी रूरल एरियाज में होंगे, और हमारे फार्मर्स तो हैं। लेकिन फार्मर्स में हम सिंपल से शब्दों में ये कह सकते हैं कि फार्मर्स में वो ही नहीं आते जो कि सिर्फ खेती करते हो, एग्रीकल्चर करते हो। फार्मर्स में वो भी आते हैं जो लोग खेती के साथ साथ ऐसा बिजनेस कर रहे होते हैं, लाइक आपका कह सकते हो फिशरीज कर रहे हैं, फिशेस को पाल रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि गाय भैंस पाल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो बेसिकली नाबार्ड जो है हमारे बैंक्स को पेनिट्रेट करने के लिए, बैंक्स को पेनिट्रेट किया जा सके जिससे कि बैंक्स की फैसिलिटीज रूरल एरियाज तक पहुंच सके, उन सब की का क्या बनाया गया? नाबार्ड को बनाया गया, ठीक है। सो नाबार्ड क्या है? बेसिकली नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। जो डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? ये बेसिकली प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज। किस चीज की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है? बेसिकली एग्रीकल्चर को फाइनेंशियली, साथ के साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, आपके विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोशन देता है। और जितने भी रूरल एरियाज में वर्क होते हैं ना,
छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के वर्क जितने भी होते हैं वो सारा कौन देखता है, नाबार्ड कराता है। ठीक है, तो इनको बेसिकली प्रोवाइड कराना फंड, फाइनेंशियली प्रोवाइड कराना इनको फंड, ये सब किसके अंडर में होता है, नाबार्ड के अंडर में होता है। ठीक है, इसीलिए नाबार्ड को बनाया गया था, नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था, देखो कि नाबार्ड को स्टैब्लिश करने के लिए जब ये देखा गया कि 2011 में आपका ये जो सेंसस में बता रहा हूँ 68% रूरल एरियाज और आपके 50% एग्रीकल्चर एरियाज में जुड़े हुए हैं, तो हुआ क्या था कि एक कमेटी फॉर्म हुई थी, करीब वो 1979 में हुई थी। 1979 में एक कमेटी फॉर्म हुई थी जिसको क्रैफी कार्ड बोला गया था। ठीक है, 1979 में कमेटी फॉर्म हुई थी जिसको बोला गया था क्रैफी कार्ड। ठीक है, क्रैफी कार्ड क्या थी, क्रैफी कार्ड ये आरबीआई ने एक, आरबीआई की इंसिस्टेंस करने पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवाई थी, जिस कमेटी का काम था टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रिव्यू डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जितना भी क्रेडिट जा रहा है उसको रिव्यू करना है, ये इस कमेटी का काम था क्रैफी कार्ड का 1979 में। ठीक है, और इसकी चेयरमैनशिप जिसने की थी, यानी इसके जो चेयरमैन बनाए गए कौन थे, वो थे आपके श्री बी शिवरमन। ठीक है, श्री बी शिवरमन जो कि आपके फॉर्मर मेंबर भी थे प्लानिंग कमीशन, इनको अपॉइंट किया गया और इनसे कहा गया कि आप इसको रिपोर्ट करो जाकर कि क्या आपके रूरल बैंक्स में और जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं उन सब में कितना कितना जो फंड है वो कितना एलोकेटेड है, मतलब कितना फंड उनके पास पहुंचता है, कितना नहीं पहुंचता, ये सब रिव्यू करके लेकर आओ। तो हुआ क्या, जब रिव्यू किया गया तो इन्होंने एक्चुअली अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट में ये दिया कि हमारे को एक नीड है किसकी, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस की फॉर प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन, फोर्सफुल डायरेक्शन एंड पॉइंटेड फोकस टू द रिलेटेड इश्यूज टू द रूरल डेवलपमेंट। यानी हमें ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो ऑर्गेनाइजेशन ना डायरेक्टली फोकस करे, उसका एक फोर्सफुल डायरेक्शन हो किसकी तरफ, रूरल डेवलपमेंट की तरफ, बाकी वो किसी चीज को ना देखे। तो हुआ क्या कि जैसे इस चीज के लिए बात उठी कि आपको एक ऐसी कमेटी, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक ऐसे बैंक की जरूरत है, तो उसी दौरान पर आपका क्या हुआ, 1982 में फाउंड किया गया किसको, नाबार्ड को फाउंड किया गया। और नाबार्ड की फुल फॉर्म के बारे में जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए के लिए भी और बैंक्स वालों के लिए भी कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड इज बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और 1892 में इसको फाउंड कर दिया गया। क्लियर क्लास, जैसे ही फाउंड किया गया तो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई और इसके लिए एक एक्ट गया 1981 एक्ट, जिस एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि पार्लियामेंट्री एक्ट नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू क्या बात कही गई, इस एक्ट के थ्रू एक्चुअल में आरबीआई साथ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना शेयर्स देने शुरू करे कि हम नाबार्ड को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो नाबार्ड में कितना कंट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा। यानी अगर हमें रूरल एरियाज को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, तो इसमें कुछ तो कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। सो कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपका आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। ठीक है, अब जब कंट्रीब्यूशन दिया गया तो इनिशियल जो इसमें डिपॉजिट किया गया, इनिशियल कैपिटल जो थी वो कितने की थी, दैट वाज ऑफ 100 करोड़ रुपीस। वो कितने की थी, 100 करोड़ रुपीस की थी, जिसमें कि 50 का रेशियो रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और बेसिकली ये टोटल हुआ 31 मार्च 2008 तक ये डिपॉजिट आपका जो था वो 10,580 करोड़ रुपीस तक का हो चुका था रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, किसमें, नाबार्ड के लिए। तो हुआ क्या कि नाबार्ड को ये बोल दिया गया कि नाबार्ड जो है अब एक बेसिकली एपेक्स बॉडी होगा, यानी नाबार्ड जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, आरबीआई का रोल नहीं होगा। और ऐसा किसने बोला, आरबीआई ने ही बोला, क्योंकि पहले जो थी ना वो रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए सारा जितना भी डेवलपमेंट करती थी वो कौन करता था, आरबीआई करता था। लेकिन अब ये फंक्शन किसको सौंप दिया गया, नाबार्ड को सौंप दिया गया। समझ आ रही है क्लास बात मेरी, क्लास समझ आ रही है बात इतनी कि कैसे, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ ये कैसे आपका नाबार्ड एक्चुअल में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, सो हुआ क्या कि जैसे ही ये बात सौंप दी गई नाबार्ड को कि फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड हो चुका, अब नाबार्ड इस चीज का काम करेगा,
रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए। तो हुआ क्या कि नाबार्ड एक एपेक्स डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गया इंडिया का। अपेक्स मतलब सबसे टॉप मोस्ट बॉडी बन गया ये, किसके लिए? रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए। साथ के साथ नाबार्ड के कुछ अलग कामों के लिए आरबीआई की कुछ बॉडीज थी जो कि उसने नाबार्ड को ही सौंप दी कि नाबार्ड के साथ ये लोग काम करेंगे मिलकर, जो कि आरबीआई के साथ काम कर रहे थे पहले, किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब वो काम सौंप दिया गया किसको? नाबार्ड को। और वो सारी तीनों बॉडीज भी सौंप दी गई किसको? नाबार्ड को। और वो तीनों बॉडीज कौन सी थी एक्चुअली? ये तीन बॉडीज थी आपकी। फर्स्ट वन एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट, second one was the rural planning and RPCC, and the third one was the agriculture refinance and developmental corporation ARDC। ये किसको ट्रांसफर कर दी गई? नाबार्ड को ट्रांसफर कर दी गई। अब जैसे ही ये नाबार्ड को ट्रांसफर की गई तो एक्चुअल में इन तीनों का काम क्या क्या था? एसीडी जो कि आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट, सबसे फर्स्ट एसीडी एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट, इसने आरबीआई ने प्रोवाइड करा इसको के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस कॉपरेटिव, यानी छोटे जो कॉपरेटिव्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए रीफाइनेंस करना। अब रीफाइनेंस शॉर्ट टर्म के लिए कैसे? देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्वियस है कभी कभी फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस ऑफ करनी पड़ती है ना। कभी कोई जैसे सपोज करो फसल खराब हो गई है, क्रॉप्स डिवेस्टेटेड हो गई हैं, या फिर पानी की कंडीशन नहीं है, इरिगेशन नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो उन्होंने लोन लिया हुआ होता है अपनी फसल के लिए, वो लोन वो नहीं दे पाते और फसल खराब हो जाती है, तो बेसिकली उनको अनदर लोन की जरूरत होती है। तो रीफाइनेंस आप कह सकते हो बेसिकली कि जब फाइनेंस के ऊपर कोई और फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाए ना, तो वो रीफाइनेंस कहलाता है। तो बेसिकली एसीडी का काम था इसी चीज के लिए कि वो शॉर्ट टर्म के लिए रीफाइनेंस ऑफर करे किसको? कॉपरेटिव्स को। ठीक है। साथ के साथ अनदर वन दैट वाज द आरपीसीसी, जिसका नाम था रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल्स, जो कि आपका किसके साथ डील करता था? रीजनल रूरल बैंक के साथ डील करता था। एक्चुअल में रीजनल रूरल बैंक्स को हम सेपरेटली लेंगे, और मैंने आपको ये शायद बताया था जब मैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया बता रहा था कि रीजनल रूरल बैंक्स का काम ही ये था कि वो रूरल एरियाज में उन लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए जो कि हायर स्केल पर बैंक्स के पास नहीं जा सकते, यानी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पर, ग्रामीण एरियाज के जो लोग हैं उनके जो कंडीशंस हैं, उनको जो जरूरतें हैं, उनको वो प्रोवाइड कराते हैं लोन्स और फैसिलिटीज जितनी भी फाइनेंशियली हो सकती हैं, ये आरआरबीज करते हैं। और ये कब से आपके करने लगे थे काम? 1929 से। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश हुए थे। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए हम सेपरेट एक टॉपिक करेंगे कवर, क्लियर? रीजनल रूरल बैंक्स का। तो आरपीसीसी किसके साथ डील करा? रीजनल रूरल बैंक्स के साथ। साथ के साथ थर्ड वन तो कमिटी थी दैट वाज द एआरडीसी। एआरडीसी इज एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आपकी कब स्टैब्लिश हुई? 1963 में स्टैब्लिश हुई थी। और इसने भी एज अ वर्क किया किसका? रीफाइनेंसिंग एजेंसी। लेकिन इसने जो वर्क किया वो किसके लिए वर्क किया? मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग के लिए। जबकि एसीडी जो कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था? शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा था। तो इट मींस अगर किसी भी फार्मर को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कोई भी लोन और मीडियम टर्म्स के लिए चाहिए, तो बेसिकली एआरडीसी उस पर वर्क करता था। क्लियर क्लास? तो ये तीनों जो थे, ये तीनों आरबीआई की ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन ये सौंप दी गई नाबार्ड को। तो ये तीनों अब नाबार्ड के लिए वर्क करने लगी। साथ के साथ in 1975 में it was renamed as the Agriculture Refinance and Development Corporation, ARDC। बेसिकली ARC बोलते थे इसको हम, और AR मतलब ARDC को ARDC ना पहले क्या बोला जाता था? ARC बोला जाता था। तो 1975 में इसको रिनेम्ड कर दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था ARDC, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसके लिए काम था ये? टू फोकस द अटेंशन टू क्रेडिट ऑफ टेक डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एग्रीकल्चर टर्म, यानी ना भी आपका क्रेडिट ऑफ टेक हो रहा है। ऑफ टेक का मतलब जितना भी क्रेडिट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है और जितना जाएगा एज अ लोन, ये सब कौन देखेगा? एआरसी देखेगा, और उनका साथ के साथ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन भी करेगा। क्लियर? सो बेसिकली ये काम आपकी इन तीनों बॉडीज ने संभालना शुरू किया। समझ आई बात? सो क्लास हुआ क्या कि इनों के साथ साथ हमारे ना नाबार्ड के बारे
में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये पूछा है कि नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ, तो ये सब चीजें जब हिस्ट्री में हो गई तो नाबार्ड ये आपका स्टैब्लिश कब हो चुका था? दैट वाज इन 12 जुलाई 1982। अभी जो नाबार्ड के चेयरमैन है वो कौन है? गोविंदा राजुलू चिंतला। ठीक है, बेसिकली आपका इनका जो पेपर में शॉर्ट नेम दे देते हैं, GR चिंतला लिखा हुआ आ जाता है। साथ के साथ हेडक्वार्टर जो है इसका वो कहां पर है? इट इज इन मुंबई। ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। सो हुआ क्या कि ये तीनों चीजें आप याद रखें, एस्टैब्लिशमेंट, चेयरमैन, और याद रखिएगा मैं ये हर क्लास में बोलता हूं कि कभी कभी जब चीजें आप पेपर में जाते हो तो हर चीज अप टू डेट होकर जाया करो। क्या पता चेयरमैन उतने टाइम के लिए बदले गए हो जब आपका एग्जाम हो रहा है, तो ये मत सोचा करो कि ये पॉइंट लिखा जा चुका है तो यही रहेगा। अप टू डेट तो आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करता हूँ कि मैं ना ही नाम दूं ज्यादा, तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस टाइम के लिए तो सही होता है, लेकिन बच्चे उसी को याद करके आगे तक याद रख लेते हैं। बहुत से बच्चे उसको गो थ्रू नहीं होते, अप टू डेट नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली ये सब जो पिछले की हिस्ट्री बताई मैंने, ये सारी हिस्ट्री आपकी नाबार्ड के लिए किसने बोली थी? ये सारी रेकमेंड की थी बाय अ कमेटी जिसका नाम था बी शिवरमन कमेटी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जितने भी नाबार्ड के लिए डेवलपमेंट हुए, कि नाबार्ड को करना क्या है और इसे एज एन अपेक्स डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये रिकमेंडेशन किसके थ्रू किया गया था? बाय द बी शिवरमन कमेटी के थ्रू। ठीक है, और बी शिवरमन कमेटी से पहले एक्चुअल में जो आपकी पूरी तरह से इसमें मतलब आपका रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल क्रेडिट का कितना कैपिटल आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये सब के लिए जो बैठी थी कमेटी, वो कौन था? दैट वाज दी ग्राफिक कार्ड। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपका आरबीआई ने ग्राफिक कार्ड को बनाया 90 मतलब 1979 में, किस कमेटी के थ्रू पूरा जो क्रेडिट था वो किसके थ्रू देखा गया था? बाय द ग्राफिक कार्ड के थ्रू देखा गया था। और ये कमेटी अटैच से किससे? बी शिवरमन कमिटीज के थ्रू। ठीक है, सो बेसिकली ये आपसे हिस्ट्री के बारे में यहाँ के नाबार्ड का पूछा जाता है। इतना क्लियर हुआ क्लास सबको? क्लास क्लियर हुआ इतना? ओके, सो हिस्ट्री के बाद हम थोड़ा सा अब इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में नाबार्ड के साथ और कौन कौन वर्क करता है। तो नाबार्ड के साथ वर्क मैं नाबार्ड के रोल्स के बारे में बताऊंगा, उससे पहले एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज क्या है? एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है? देखो, एसोसिएट्स और सब्सिडरीज बेसिकली ये कह सकते हो। आवाज ब्रेक हो रही है क्लास, अपने भी नेट चेक कर लिया करो, है कि मेरी तरफ थोड़ा सा अपने भी आप नेटवर्क चेक कर लिया करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी तरफ से होता है, मे भी शायद वो आपकी तरफ से भी हो सकता है। ठीक है क्लास, अच्छा तो प्लीज मुझे पहले आप ये, अब आवाज आ रही है ना सबको? अच्छा तो चलिए मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज? क्योंकि सब्सिडरीज के बारे में तो मैंने आपका पहले भी बताया है, जब मैं आरबीआई की सब्सिडरीज बता रहा था आपको, तब भी मैंने ये वर्ड बताया था आपको। बताइए क्लास। अच्छा, कनिका ने आंसर किया है, एसोसिएट वो जिनमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। ओके, एंड बाकी लोग क्लास में नहीं है क्या भाई? बाकी लोग भी तो अपना कंट्रीब्यूशन किया करो। और सब्सिडरीज में 100% इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा,
अच्छा राहुल, आप किसके लिए बता रहे हो, ये सब्सिडरीज के लिए या एसोसिएट के लिए? सब्सिडरीज के लिए। यस, देखिए, एग्जैक्टली राहुल एंड कानिका, यू आर गुड इनफ इन योर आंसर्स, फाइन। एक्चुअल में एसोसिएट्स होते हैं बेसिकली बिलो द 50%। अगर किसी भी कंपनी का कोई एक स्टार्टअप ले रहा है या उसके साथ काम कर रहा है, उसके साथ को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो अगर कोई भी कंपनी का कोई एक पार्टनर है तो उसमें अगर बिलो 50% रहेगा तो वो एसोसिएट्स में आते हैं। जबकि अगर अबव 50% रहे, 51% अबव रहे, तो हम ये कह सकते हैं वो सब्सिडरीज होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज हैं जो है नाबार्ड की। ठीक है, एसोसिएट्स और सब्सिडरीज ऑफ नाबार्ड जो है, वो एसोसिएट आपका एक है नाबार्ड का, दैट इज योर बर्ड, BIRD, जिसकी फुल फॉर्म है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड सब्सिडरीज जो है वो है चार नाबार्ड की। ठीक है, जिसमें चार जो है सब्सिडरीज वो कौन कौन सी हैं? नैबकॉन्स, जो कि नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज है। सेकंड है नैबफिन्स, जिसका नाम है नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। नैब किसान, नाबार्ड किसान फाइनेंस लिमिटेड। एंड द फोर्थ वन ABFC, एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ये चारों सब्सिडरीज है नाबार्ड की। देखिए, एक्चुअल में ये चारों सब्सिडरीज और आपकी एक एसोसिएट, ये पांचों मिलकर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और ये फंक्शन क्या क्या करती हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, इनका एस्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था ये आपको खुद से चेकआउट करना है। अब से मैंने सोचा है कि मैं कुछ चीजें पेंडिंग छोड़ा करूंगा, कुछ चीजें माइनर से, जिसमें कि जब आप खुद से इसको पढ़ने बैठोगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा और आप उसको गूगल करोगे या जैसे भी आप ढूंढोगे। क्योंकि अगर सब कुछ आपको मिल जा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो और आप उस पर डीप नॉलेज में नहीं जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफी अच्छे से कर रहे हैं, जैसे कनिका एंड राहुल ने आंसर किया, तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन बाकी बच्चे इज लाइक, नाबार्ड की कितनी होल्डिंग होगी ये पूछ सकते हैं। हाँ कनिका, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ सब चीजें ना। ठीक है, नाबार्ड की कितनी होल्डिंग होगी ये भी पूछा जाता है, क्योंकि नाबार्ड की जब ये नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था ना, उस टाइम पर 30,000 करोड़ रुपीस का शेयर एक्चुअल टोटल था, बोला गया था। लेकिन एक्चुअल में ना नाबार्ड में ना हर बजट के दौरान पर कुछ ना कुछ एड ऑन कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में मैं एक प्राइस लिमिटेड नहीं बोल सकता इसका, क्योंकि नाबार्ड में जब बजट आता है ना, तो बजट के दौरान पर नाबार्ड में शेयर्स ऐड करते रहते हैं हर बजट में। तो वो एड ऑन कितना होता रहता है उसके लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। देखो, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए यही सबसे बड़ी बात है। थ्योरेटिकल पार्ट तो कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में जो चीज चेंजेस हो रहे हैं उनको तो आपको अप टू डेट करना ही पड़ेगा ना। मैंने ये टॉपिक अब पढ़ाया है, एग्जाम होगा 3 महीने बाद, तब तक क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे ये नहीं कह सकते ना। उस चीज के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आपको तब के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली आप इनके ईयर्स याद रखिएगा कि कौन से टाइम पर ये स्टैब्लिश किए गए थे। तो बर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, बर्ड बर्ड बेसिकली आपका नाम से पता चल रहा है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जितना भी शेयर आता है ना, उस शेयर का कुछ ना कुछ पार्ट बर्ड के पास रहता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। यानी हम अगर बात करें कि सपोज करो कि हमें कुछ शेयर मिला नाबार्ड को, अराउंड सपोज करो 100 करोड़ रुपीस का शेयर मिला किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए। अब 100 करोड़ का शेयर जब मिला है तो ऐसा तो नहीं है कि 100 करोड़ डायरेक्टली लगा दिए जाएंगे। रूरल एरियाज में जब डेवलपमेंट होता है ना, तो वो डेवलपमेंट धीरे धीरे करके किया जाता है। हम एक साथ डेवलपमेंट नहीं करते हैं, और एक साथ करने का रीजन इसलिए होता है कि हम अकॉर्डिंग टू दी जो चीज की ना वहां पर नेसेसिटी होती है उस हिसाब से करते हैं। तो बाकी के शेयर्स को ना रख लिया जाता है, और वो कौन रख लेता है, वो किसके पास रख दिया जाता है, बर्ड के पास रख दिया जाता है। तो बेसिकली बर्ड क्या है, इट्स अ बैंकर्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। यानी ये इंस्टीट्यूट है एक काइंड ऑफ, जो कि इस पूरी डिटेल को रखता है कि कब कब कितना कितना इन्वेस्टमेंट
करना है रूरल डेवलपमेंट में शेयर्स के थ्रू। क्लियर? उसके बाद अगर हम सब्सिडरीज की बात करें, सब्सिडरीज में दैट इज योर फर्स्ट नापकॉन। नापकॉन्स बेसिकली नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक्चुअल में अब नाबार्ड जो है वो फार्मर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी बातें कर रहा है। तो होता क्या है कि अगर कोई भी फार्मर को किसी भी चीज की नॉलेज चाहिए, सपोज करो कि कोई एक वो नया एग्रीकल्चर या फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, सपोज करो उसने मशरूम की फार्मिंग शुरू करी और मशरूम की फार्मिंग में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट भी, और मशरूम के फार्मिंग के लिए ये कहते हैं कि इजी नहीं है मशरूम फार्मिंग। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, नाबार्ड नापकॉन्स आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, यानी उसको ना उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, मतलब उस फार्मिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देगा, साथ के साथ अगर उसे लोन चाहिए और उस लोन का वो कैसे इस्तेमाल करे, मतलब उस पैसे को वो किस तरीके से लगाए उस फार्मिंग में कि वो वेस्ट ना जाए, वो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही दे, वो सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है, नैपकॉन्स प्रोवाइड कराता है। क्लियर क्लास? उसके बाद अगर हम बात करें नैपफिन्स की, नैपफिन्स नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी अगर कोई भी चीज से रिलेटेड फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज या जो भी चीजें चाहिए उन सब का लोन्स एवरीथिंग वो सब कौन प्रोवाइड कराएगा, नैपफिन्स कराएगा। यानी हमारे पास हाँ हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट कह सकते हैं, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है ना, ये तो नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके साथ अगर हम बात करें नैब किसान की, नाबार्ड किसान फाइनेंस लिमिटेड, नैब किसान फाइनेंस लिमिटेड का मतलब एक्चुअल में ना जब फाइनेंस दिया जाता है, यानी कभी भी जब लोन प्रोवाइड कराया जाता है तो नैब किसान में ना आपकी ये कह सकते हो कि कुछ स्कीम्स भी आती हैं, मतलब नाबार्ड की कुछ स्कीम्स भी हैं जिन स्कीम्स के तहत किसानों को उन स्कीम्स के थ्रू लोन्स कितना कितना प्रोवाइड कराना है। आप देखते हो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों के लिए जो स्कीम्स लॉन्च करता है उनमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो सब किसके कंट्रोल में रहता है, नैब किसान के कंट्रोल में रहता है, जो बेसिकली किसानों के लिए है और उसके साथ ही फार्मिंग के लिए भी है। इट मींस आप ये कह सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दी ये बात कि किसान जरूरी नहीं है वो आपका कोई फार्मिंग ही कर रहा हो, वो कोई अनदर बिजनेस भी कर सकता है। फार्मिंग क्या पता अपने सिर्फ पर्पस से कर रहा हो, अपने इस्तेमाल के लिए कर रहा हो, बाकी के लिए नहीं कर रहा हो, मतलब मार्केट में उस फार्मिंग का कोई फायदा ना हो, बाकी वो अलग चीजें कर रहा हो जिसका मार्केट में फायदा हो रहा होगा या मार्केट में उसके वो प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है? उसके बाद एबीएफसी की बात करें तो एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड नाम से पता चल रहा है कि जो ना अपने एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए फाइनेंस जो सपोर्ट कराया जाता है वो कौन कराता है, एबीएफसी कराता है। वो यही बात आ गई है कि कुछ लोग एग्रीकल्चर को अपना बिजनेस बनाकर रखते हैं ना, मतलब ज्यादातर लोग मैं कहूं जो रूरल एरियाज में हैं उनमें से ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर को अपना क्या बना के बैठे हुए हैं, बिजनेस बनाकर बैठे हुए हैं, यानी उनकी रोजी रोटी पूरी वही है। तो वो अपनी सीजनल बेसिस पर कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उनको हार्वेस्ट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, सारी चीजें करने के बाद ये सब बैलेंस उनका रहता है। ठीक है? तो वो सब किसके कंट्रोल में होता है, एबीएफसी के कंट्रोल में होता है। कीरत वर्धान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ कीरत यू कैन से द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि एबीएफसी में हर एक फार्मर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर कोई भी किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दौरान पर अगर सपोज उसने डील कर ले कि इतना मैं आपको दूंगा, इतना शेयर अपनी फार्मिंग का दूंगा, और अगर फसल खराब हो जाती है तो उसके ऊपर दिक्कत आ जाती है। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि हर कोई किसान नहीं करता, वो मार्केट में वैल्यूज को लेकर आता है लेकिन हर कोई कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं। नाम्स बेसिकली सजेशन देता है कि प्रीति, नैपकॉन्स कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम से पता चल रहा है, यानी रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अगर फार्मर्स को कोई सजेशन चाहिए, कोई क्रॉप कल्टीवेट करनी है उनको, उस क्रॉप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, वो सारी कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कराने का काम किसका है, नैपकॉम का है। ठीक है प्रीति? समझ में आया प्रीति? क्लास कहाँ गायब हो जाते हो सब?
यस सर। ओके, हाँ जी, तो प्लीज तक समझ आ गया आपको एसोसिएट और सब्सिडीज के बारे में, इनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट लिख लीजिएगा याद करके। उसके साथ अब हम अगर बात करें तो नाबार्ड, देखो अपने जो नाबार्ड के पास जो क्रेडिट्स होते हैं, यानी नाबार्ड के पास जो टोटल क्रेडिट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। अच्छा, एक चीज और आपको क्लियर करूं, मैंने ऊपर ना आप में से किसी ने वैसे पूछा भी नहीं, पहले के टाइम पर जब हिस्ट्री की बात कर रहा था मैं, तो नाबार्ड के साथ शेयर आपका आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आप में से किसी ने नहीं पूछा, चलो मैं बता रहा हूं। आरबीआई अब नाबार्ड में शेयर्स नहीं देता, मतलब आरबीआई के शेयर अब 0% है। अब टोटल जो भी शेयर जाता है वो किसके थ्रू जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जाता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हक में ही है अब नाबार्ड, इंस्टीट्यूशन ऑफ, हाँ, इट्स अ होल ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ जी, तो ये कह सकते हो कि ये आरबीआई के कंट्रोल में अब कुछ नहीं है। तो इसीलिए नाबार्ड को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा प्रोवाइड कराती है, जो भी क्रेडिट देती है उसको, तो वो सारा 3 तरीके से मैनेज किया जाता है। उसके लिए आपके 3 फंड्स हैं, 3 फंड्स। आरआईडीएफ, जिसको हम बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल फंड, डेवलपमेंट फंड। सेकंड इज एलटीआईएफ, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। एंड द थर्ड वन इज एमआईएफ, जिसको बोला जाता है माइक्रो इरिगेशन फंड। देखो बहुत सिंपल है, क्लास आपसे ना पेपर में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बर्ड की फुल फॉर्म पूछ ली, नापकॉन्स की फुल फॉर्म पूछ ली, ऐसे ही इनमें से किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और इनका फंक्शन बहुत इनकी ही फुल फॉर्म्स में छिपा हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा इनकी, मतलब ये कह सकते हो बहुत ज्यादा इतना मतलब हाईफाई नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपने क्लियर रखो। तो आरआईडीएफ की अगर मैं बात करूं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल बैंक, डेवलपमेंटल फंड, नाम से पता चल रहा है कि रूरल एरियाज में ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है वो कौन फंड मैनेज करेगा? वो आरआईडीएफ करेगा। यानी रूरल एरियाज में सड़कें बनवानी है, या फिर आपके टॉयलेट्स बनवाने हैं, और भी चीजें ले सकते हो, लाइक लाइट फैसिलिटीज, कोई पेट्रोल पंप बनवाना है, तो ये सब किस में आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रूरल एरियाज के, ठीक है। तो ये कौन मैनेज करता है? आरआईडीएफ के फंड्स में से मैनेज किया जाता है। आप ये कह सकते हो कि नाबार्ड का जो टोटल फंड है ना, वो इन 3 चीजों में डिवाइडेड है बेसिकली, आरआईडीएफ में, एलटीआईएफ और एमआईएफ में, ठीक है। साथ के साथ एलटीआईएफ लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, नाम से पता चल रहा है इरिगेशन, यानी अगर हम बात करें कि सपोज करो कभी कोई क्रॉप्स कल्टीवेशन के दौरान पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेल नहीं हो पाई, और कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज को बनाना पड़ गया किन्हीं गांव में, किन्हीं रूरल एरियाज में, तो बेसिकली उसके लिए आपका किसका फंड इस्तेमाल किया जाएगा? एलटीआईएफ से। तो एलटीआईएफ मेन फोकस करता है इरिगेशन के ऊपर, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपर रहे हर एक तरीके से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने जैसे कुछ जगहों पर देख लो, राजस्थान जैसी जगहों पर देख लो, वहां पर इतना ज्यादा पानी की प्रॉब्लम है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? जो भी राजस्थान के रूरल एरियाज हैं, उन सब में एलटीआईएफ क्या कर सकता है? इरिगेशन अपना फंड इस्तेमाल कर सकता है, और वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द नीड। ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीजन और वो इरिगेशन वहां पर प्रोवाइड करा रहा है। मान लो वहां पर क्रॉप्स होती ही ना हो, तो एलटीआईएफ अपना फंड वहां पर इस्तेमाल नहीं करेगा। वो वहां पर फंड इस्तेमाल करेगा जहां से उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा उस चीज का, यानी एग्रीकल्चर से उनको प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ एमआईएफ की बात की जाए तो देखिए, एलटीआईएफ नाम से पता चल रहा था लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि एमआईएफ की बात करूं तो नाम से पता चल रहा है माइक्रो इरिगेशन फंड, यानी जो माइक्रो स्केल पे प्रोवाइड कराया जाए, माइक्रो
क्लास आवाज आ रही है? ओके, बस 1 मिनट दीजिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, स्क्रीन आ गई क्या? ओके ओके। सो देखिए, होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं, आप में से कोई क्वेश्चन कर रहा था ऊपर मेरे से, माइक्रो मीन्स ऑन स्मॉल लेवल। यस यस, आप प्रीति, माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल। माइक्रो का मीनिंग ही क्या होता है? स्मॉल लेवल पर ना, आपके कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ना ज्यादा फार्मिंग नहीं हो रही है, बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं, और उन एरियाज पर फैसिलिटीज भी नहीं है, तो वहां पर कौन देखेगा? MIF देखेगा। जबकि अगर बड़े स्केल की बात करें तो वहां पर LTIF देखेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज को। ठीक है? ठीक है, क्लास क्लियर हुआ आपको? तो एसोसिएट, सब्सिडरीज एंड आपके फंड्स, इन तीनों से भी बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं और आपके ज्यादातर बैंक्स में पूछा जाता है। स्मॉल स्केल फंड्स, प्रज्ञा पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो प्रज्ञा? आपने लिखा है स्मॉल स्केल फंड्स, व्हाट डज इट मीन? प्लीज आप ना जब ये 1-2 वर्ड्स टाइप कर देते हो ना तो बड़ा अजीब हो जाता है कि पता नहीं आप पूछ रहे हो या बता रहे हो। मैं पहले कुछ पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, क्या पूछ रहे थे प्रज्ञा, आप बताइए। अच्छा, आप भूल गए अब? ओके ओके ओके, तो कोई नहीं, अगर, अरे अरे, डोंट क्राई डोंट क्राई। अगर आपको याद आ जाए तो आप पूछ लीजिएगा फिर से, अगर अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास तक याद आ जाए तो पूछ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? बट डोंट क्राई आपने तो इतना रोने वाला इमोजी भेज दिया। चलिए, सो इन तीनों के बाद अब हम बात करें, अगर तो हम बात करते हैं नाबार्ड के। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड? क्लियर? क्लियर क्लास? सो चलिएगा, देखिए ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है। आपको मैं कुछ 1-2 टर्म पहले क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद ना आप रोल ऑफ नाबार्ड पर समझने में आसानी होगी आपको, ठीक है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो रोल ऑफ नाबार्ड में मेनली 3 ही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पॉइंट जो ऐड किए हैं ना वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड किए हैं। देखिए, होता क्या है, नाबार्ड तो करने का है रूरल एरिया को, ठीक है? दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो दूसरा काम करता है रीफाइनेंसिंग का। ठीक है, दूसरा किसका करता है? रीफाइनेंसिंग का। दूसरा काम किसका करता है? रीफाइनेंसिंग का। अब आ रही आवाज? क्लास, यू नो व्हाट, मतलब मेरे पास मेरा जो नेट है ना, वाईफाई कनेक्शन है, इट इज ऑफ 70 Mbps स्पीड, फाइन। मुझे समझ नहीं आता आप सबका भी, आप सबका नेट कितने MBPS का है, मुझे ये बताइए। आवाज आ रही है? 100 यस सर। MBPS है भूपेश, अच्छा जी। यस सर। ओके, सो देखिए, आप में से राहुल सर, आप जो पूछ रहे हैं RIDF और LTIF, RIDF और LTIF में डिफरेंस क्या है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में ना आपका इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं आती। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो भी वहां वहां की ना, मतलब ये कह सकते हो कि जो कंडीशंस अकॉर्डिंग टू दी, क्या से कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट ही करती चीजें हैं, जैसे कि आपका टॉयलेट कंडीशन हो गई, आपकी सड़कें हो गई, और आपकी कुछ वहां पर आंगनबाड़ी बन गई। तो इस तरीके से जो होती है ना, RIDF में आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में आती है, जबकि LITF
LTIF सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है आपका लॉन्ग टर्म इरिगेशन पर, यानी पानी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना वो LTIF डील करेगा। राहुल, ठीक है राहुल? ओके, सो रोल ऑफ नाबार्ड में मैं क्या बता रहा था कि 3 फंक्शन मेनली परफॉर्म करता है। वन ऑफ योर डेवलपमेंटल फंक्शन, सेकंड ऑफ योर फाइनेंसिंग फंक्शन। की अगर बात करें तो माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस क्या है इसको समझ लो पहले, ठीक है? देखिए, माइक्रो फाइनेंस क्या है, देखिए क्लास, डेवलपमेंटल से तो नाम से तो पता चल ही रहा होगा आपको कि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करना। रीफाइनेंस का मतलब मैंने बताया कि आपको फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड कराना, ठीक है? उसके साथ अगर मैं बात करूं तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस होते हैं कि जब कोई भी, क्लास समझ में आ रहा है सबको? माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस ना आपका, अगर सपोज करो कि कोई फार्मर आया और कोई फार्मर ने ना किसी मतलब नाबार्ड से बोलना शुरू किया, या कि मुझे ना आप मुझे इतने पैसे चाहिए और मुझे ना सपोज करो उसने बोला कि हनी बी का मुझे कुछ बिजनेस करना है, ठीक है? हनी बी का जब उसने बिजनेस करने की बात की तो हनी बी के बिजनेस के लिए उसको पैसा तो दे दिया गया, लेकिन जब फाइनेंस प्रोवाइड कराया गया तो उसको ये भी बात बोल दी गई कि हमें देखो डर है इस बात का कि कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए, क्योंकि हमें ये भी डर है कि आप कहीं ये बिजनेस सही से ना कर पाओ। अब जब ऐसा होता है ना तो माइक्रो फाइनेंस होता क्या है कि इस चीज के लिए उन्हें अवेयर करा दिया जाता है पहले कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो ना, इट विल नॉट बी फ्रूटफुल, ठीक है? क्या पता ये इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, तो आपका जो पैसा डूबेगा ना उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसे कैसे पूर्ति करोगे बाद में। तो माइक्रो फाइनेंस देते वक्त ऐसी चीजें हैं जो कि समझा दी जाती हैं, और साथ के साथ जिस बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बता जाता है कि हम ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ये वाला माइक्रो इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी जाती है कि ये चीजें आप इसमें ऐसे ऐसे करोगे तो आपको फायदा रहेगा और आपका ये फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो आप सिंपल से याद रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस में जनरली चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, लोन तो दिया जाएगा, साथ के साथ उन्हें पूरी तरह से फाइनेंशियल नॉलेज दी जाएगी। फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ उन्हें उस डिपार्टमेंट से, उस बिजनेस से रिलेटेड भी नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है बाय द नाबार्ड। क्लियर? हाँ कीरत, रीफाइनेंस कैसे काम करता है प्रज्ञा? रीफाइनेंस एक्चुअली काम इस तरीके से करता है कि जब अगर सपोज करो फार्मर्स को कुछ तो लोन दे दिया गया है, अब वो लोन जिस क्रॉप दिया गया था सपोज करो वो ना वेस्ट हो गई, पर वो क्यों ट्रेंड करते हैं कीरत? वो ट्रेंड इसलिए करते हैं ना क्योंकि उनको डर रहता है कि जो हमने पैसा दिया है, हमने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो हमें ये पूरी तरीके से वो रिटर्न ना मिला तो उनके पास से तो फंड की कमी होने लग जाएगी ना नाबार्ड के पास। माइक्रो, पहले मैं एक एक करके आंसर कर दूं। प्रज्ञा का क्वेश्चन है रीफाइनेंस कैसे काम है। रीफाइनेंस में अगर कभी भी कोई क्रॉप बेकार होती है और उसके लिए वो जो लोन दिया होता है, और सपोज करो किसान को चाहिए कि मैं क्रॉप का आप दोबारा से मतलब क्रॉप कल्टीवेट करूं, और उसके लिए कल्टीवेट करने के बाद मैं दोबारा से उस पर वर्क करूंगा, तो मुझे दोबारा से पैसा चाहिए, तो वो दोबारा से जाएगा बैंक्स के पास, डेवलपमेंट बैंक के पास, नाबार्ड के पास, और वो रीफाइनेंस के लिए बोलेगा कि मुझे दोबारा से उस पर फाइनेंस चाहिए क्योंकि ये वेस्ट हो चुकी है। तो उस टाइम पर उसकी सुनवाई होगी क्योंकि जरूरत है, ठीक है? अब कीरत आप क्या कह रहे हो कि वो क्यों ट्रेंड करते हैं, और प्रीति कह रही है सर माइक्रो फाइनेंस में और कैसे बिजनेस हो सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके, पहले मैं कीरत का आंसर कर देता हूं। कीरत, जब आप कह रहे हो ना कि वो क्यों ट्रेंड करते हैं, उन्हें डर इस बात का होता है ना कि उनके पास जो फंड जा रहा है, उनके पास से जो लोन जा रहा है, फाइनेंस जा रहा है, वो कहीं बेकार ना चला जाए, क्योंकि उनके पास तो ऐसे कमी आ जाएगी ना। और हर इंसान अगर ऐसे माइक्रो बिजनेसेस के लिए फंड के लिए बोलने लगेगा नाबार्ड को, और वो सबको देता रहेगा, और उसको अगर ये हिंट रहेगी कि ये फाइनेंस उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, ये बिजनेस उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा,
तो इसलिए उनको पहले ही ट्रेन कर देगा ना, क्योंकि वो कंसल्टेंसी सर्विसेज तो प्रोवाइड करा ही रहा है ना। सजेशन विल नॉट बी, यस ये कह सकते हो कि वो न्यू टेक्निक समझाएंगे उसको, उससे रिलेटेड जो मार्केट में आ रही है, और लिटरेसी देंगे ना उनको उस चीज की जिस बारे में उनको नहीं पता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर फार्मर इलिटरेट होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं तो फार्मर जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडिया में, और इसीलिए उनको ट्रेंड करना जरूरी है। उनको तभी तो हम बताएंगे ना, जैसे कोई भी हाई वैरायटी ऑफ यील्डिंग सीड्स है, इन सब चीजों के बारे में कौन बताएगा, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है ना इसी चीज के लिए। ठीक है। और प्रीति आप क्या पूछ रहे हो, माइक्रो फाइनेंस में और कैसे बिजनेस होते हैं? देखिए माइक्रो फाइनेंस में मैंने आपको जैसे मधुमक्खी का बोला कि वो हनी बी से हनीज का करना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट, फाइन। साथ के साथ आप कह सकते हो पिशी कल्चर ले सकते हो। पिशी कल्चर इज अ काइंड ऑफ ए माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। ठीक है। पिशी कल्चर में हम ये कह सकते हैं कि देखो फिशेस के पालने के लिए स्टार्ट किया गया बिजनेस, लेकिन फिशेस को अगर डे टू डे नहीं बेचा गया तो हो सकता है कि फिशेस खराब हो जाएंगे, और जब मान लो फिशेस उतनी निकल नहीं पा रही हैं, उतनी बेची नहीं जा पा रही हैं, खराब ज्यादा हो जा रही हैं, तो उसका प्रॉफिट तो होगा नहीं वहां पर। ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म भी कह सकते हो। यस प्रियंका, पोल्ट्री फार्म इज ऑल्सो अ स्मॉल स्केल बिजनेसेस बेसिकली इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज की बात हो रही है। क्लियर हो गया क्लास? यस प्रीति, फ्लावर्स की खेती होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप मतलब यूपी के बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं वो गेंदे की, गेंदा जो है फ्लावर गेंदा, गेंदे की खेती करते हैं। नहीं तो इतने ज्यादा फ्लावर्स की पूर्ति कैसे हो? माइक्रो फाइनेंस में, यस। यस प्रीति, माइक्रो फाइनेंस में फ्लावर्स की खेती होती है, और वो माइक्रो फाइनेंस में रखे जाते हैं, जा सकता है नाबार्ड के थ्रू। ठीक है क्लास? यस, प्रज्ञा ट्रेनिंग इज गिवन टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, क्योंकि देखो मानना यही है कि अगर उनको नॉलेज, उनको टेक्नोलॉजी बता दी जाएगी, उनको उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, नए नए तरीके बता दिए जाएंगे, तो उससे फायदा उनको होना ही है ना, इम्प्रूव तो ही उनकी फार्मिंग। और सच बताऊं, सबसे बात देखो, ऑप्शन ये ज्यादा बेस्ट क्यों है कि उनको ट्रेनिंग मिल रही थी, क्योंकि अगर नाबार्ड उनको ट्रेनिंग देता है, सपोज करो कि उतनी फार्मिंग फ्रूटफुल नहीं हो पाती, तो होगा क्या कि वो फार्मर्स, वो लोग अब उनको नाबार्ड को जाकर मतलब कह सकते हैं ना, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि यू सेड दैट यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, बट ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई। तो उस टाइम के लिए फार्मर्स विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज ये सजेशन किसके थ्रू दिए हुए थे? नाबार्ड के थ्रू दिए हुए थे। तो एटलीस्ट उतने टाइम पर फार्मर्स विल बी आंसरेबल ना, कि आपने ये सजेशंस दिए थे कि हम इस तरीके से करें लेकिन ये नहीं हो पाया। तो मे भी उनका जो फाइनेंस का टाइम पीरियड है वो इंक्रीज कर दिया जाए कि कोई नहीं, थोड़ा और टाइम ले लो और उस टाइम तक आप मुझे पे कर देना। ओके क्लास, समझ आया? ओके, सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका, गिव मी अ मिनट।
वेट वेट, मैं दिखूंगा अभी, 1 मिनट दीजिए बस। लीजिए, मैं दिख गया। एक्चुअली मैं स्क्रीन लेकर आ रहा हूँ, स्क्रीन का थोड़ा सा इशू हो गया है। गिव मी अ मिनट। गिव मी अ मिनट क्लास। हेलो। तो क्लास बात कर रहा हूं मैं, दैट इज ऑफ योर फंक्शंस, क्या क्या करता है, मतलब रोल क्या है आपका नाबार्ड का, ठीक है। तो नाबार्ड के रोल में एक चीज आपको मैंने तीन चीज क्लियर कर दी बेसिकली। वन इज ऑफ योर डेवलपमेंटल, वन इज ऑफ योर रिफाइनेंस एंड द थर्ड वन इज ऑफ योर माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो इन तीनों चीजों के साथ आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ही मैंने लिखे हैं, उनको समझ लीजिए। फर्स्ट लिखा है मैंने, इट इज एन apex institution which has power to deal with all matters concerning policies, planning as well as operation in giving credit for agriculture and other economic activities in rural areas। यानी हमारी जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं और प्लान किया जाता है रूरल एरियाज के लिए, वो सारा एग्रीकल्चर का क्रेडिट सब चीजें कौन बैलेंस करता है? नाबार्ड करता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ पॉइंट, मेनली तीन फंक्शन ही है, डेवलपमेंटल और रिफाइनेंसिंग एंड माइक्रो फाइनेंस। सेकंड देखो, रिफाइनेंस लिखा हुआ है, इट इज अ रिफाइनेंसिंग एजेंसी फॉर दोस इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट and production credit for promoting the several developmental programs for rural developmental, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं और उनमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, तो बेसिकली ये क्या करती है? एज अ रीफाइनेंस एजेंसी काम, रीफाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पर काम करती है, ठीक है। जितने भी रूरल एरिया में डेवलपमेंटल होंगे उसके लिए। साथ के साथ अगर हम बात करें, it is improving the absorptive capacity of credit delivery system in India, including monitoring, formulation of rehabilitation schemes, restructuring of credit institution and training to of personnel। यहाँ पर वही बात आ गई है, यानी जितनी भी चीजें की जा रही हैं, मतलब क्रेडिट डिलीवर किया जा रहा है फार्मर्स को, और उनसे रिलेटेड जो वो काम कर रहे हैं, मतलब पैसा दिया गया और वो जिस बिजनेस में लगा रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनके साथ उनके लिए कुछ स्कीम्स भी बना देना। कुछ कुछ स्कीम्स बना दी जाती है ना, जैसे कि फार्मर्स के लिए ग्रामीण आवास विकास योजना, ये भी तो नाबार्ड के अंतर्गत आती है, नाबार्ड के साथ रिलेट करती, ठीक है। सो बेसिकली वहां पर भी हम क्या कह सकते हैं, ये वर्क करता है और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। साथ के साथ फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं, तो इट कोऑर्डिनेट्स द रूरल क्रेडिट फाइनेंस एक्टिविटीज ऑफ ऑल शॉर्ट इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन डेवलपमेंटल वर्क एट द फील्ड लेवल,
while maintaining liaisons with the government of India and state government and also RBI and other national institutions that are concerned with the policy formulation. अब देखो कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो कि ना डायरेक्ट कराई जाती है किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू और आपके आरबीआई के थ्रू। तो उनके ऊपर भी जितना वर्क करा जा सकता है उनको फॉर्मुलेट करने के लिए उसमें क्या क्या चेंज होने चाहिए, उन पे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, वो सब भी कौन करता है, आपका नाबार्ड करता है। क्लियर। उस साथ ही अगर मैं बात करूं तो it prepares rural credit plans annually for the all districts in the country, यानी रूरल एरियाज में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में कितना कितना क्रेडिट जाना है, ये सब भी कौन प्लान करता है, आपका नाबार्ड करता है। साथ के साथ नाबार्ड का 6th फंक्शन लास्ट, इट आल्सो प्रमोट्स रिसर्च इन रूरल बैंकिंग एंड द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी हमारे नाबार्ड का काम ये है कि जितने भी बैंक्स बनाए जा सकते हैं, आरआरबीज बेसिकली रीजनल रूरल बैंक जो बनाए जा सकते हैं, उनको पेनिट्रेट कराया जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट पर, हर एक एरियाज में, और उनका बैंक्स को ये सौंपा जाए कि हर एक लोगों को जो उस एरिया में लोग हैं, विलेजेस एरिया में बेसिकली, उनको वो फैसिलिटीज दी जा सके जिनके लिए वो बने हैं, मतलब उस चीज के लिए उनको एलिजिबल कराया जाए, उनको बताया जाए कि ये फैसिलिटीज आपके लिए हैं। तो ये भी आपका कौन करता है, नाबार्ड करता है। क्लियर हुआ क्लास? हाँ जी। सो बेसिकली ये आपका नाबार्ड का फंक्शन है। आप 3 फंक्शन मेनली वही याद रखिएगा जो मैंने बताए, ये तो जस्ट पॉइंट्स ऐड किए हैं, बाकी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे तो वो आपके उनसे ही बनेंगे, सब्सिडरीज और एसोसिएट से, थोड़ा बहुत हिस्ट्री से बनेगा, और अभी जब मैं आगे आऊंगा आरआरबीज भी मैं इसमें कवर करूंगा आपका, और उसके साथ आपके क्वेश्चंस और मैं बताता चलूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। सो क्लास आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका यहां पर डिस्कस करूंगा ये गवर्नेंस के बारे, ठीक है। गवर्नेंस के बारे में क्या डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कस कि किस तरीके से इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कितने कितने कौन लोग क्या चूज किए जा रहे हैं और वो कहां कहां से चूज किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपका उसमें बताया था, मॉनिटरी पॉलिसीज में बताया था, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में जो मेंबर्स थे, याद है ना। सेम एज आई विल डिस्कस हियर आल्सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आई होप सो नाबार्ड फिनिश हो जाएगा। ठीक है। नाबार्ड के बाद देखूंगा कि कौन सा टॉपिक आई शुड कंप्लीट विद। फाइन। सो पहले आप यहां तक इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो क्लास चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे। यहां तक इसको पढ़िएगा, अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको ही आधे टॉपिक को लेने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू।